नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का एएनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। तो राजधानी लाइव में बात सबसे पहले राहुल गांधी की करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही है। नेशनल हेराल्ड केस में जो कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस है, इस मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मंगलवार को लगातार दूसरे दिन 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई। बुधवार को उन्हें फिर से तलब किया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी बुधवार यानी आज लगातार तीसरे दिन ईडी के समक्ष पेश होंगे। मंगलवार की पूछताछ को लेकर सूत्रों के हवाले से कहा गया कि राहुल गांधी के जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं दिखी। राहुल गांधी ने कई सवालों के जवाब एक जैसे दिए, ऐसे में ईडी बुधवार को फिर से पूछताछ करेगी। कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के दूसरे दिन भी विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने कांग्रेस मुख्यालय से सटे इलाके में धारा 144 लागू कर रखी है। मुख्य विपक्षी दल ने अपने नेता से ईडी की पूछताछ को असंवैधानिक और गांधी परिवार की विश्वसनीयता खत्म करने का प्रयास करार देते हुए दावा किया है कि सरकार को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष से परेशानी इसलिए है क्योंकि उन्होंने किसानों, नौजवानों और मजदूरों के हक की आवाज उठाई है और कोरोना संकट और सीमा पर चीन की आक्रामकता को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात राजधानी दिल्ली की कर रहे थे, जहां पर राहुल गांधी से लगातार ईडी पूछताछ कर रही है। जरा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल जिस तरीके से राहुल गांधी से आज तीसरे दिन उनको तलब किया गया है, तीसरे दिन उनसे पूछताछ होगी, क्या कुछ उस मामले में अहम जानकारी? अब यहाँ पर बात करें जिस तरीके से राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी को कहीं ना कहीं ईडी के द्वारा आज तीसरे दिन भी बुलाया गया है। लगातार कहीं ना कहीं 2 दिन की जो पूछताछ थी उससे कहीं ना कहीं ईडी जो है वो बात करें मनी लॉन्ड्रिंग से केस की, तो लगातार उसको लेकर जो कहीं ना कहीं राहुल गांधी के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे कि उन्होंने कहीं ना कहीं पैसे का लेन देन है वो कहीं ना कहीं छुपा के रखा है, कंपनी कौन सी है, ये तमाम जो सबूत है वो कहीं ना कहीं द्वारा मांगते हुए नजर आए। ईडी में राहुल गांधी से भी पेपर की और डॉक्यूमेंट की जानकारी मांगी और लगातार कहीं ना कहीं कल भी 10 घंटे की पूछताछ चली और परसों भी कहीं ना कहीं सोमवार को भी इसी तरह की पूछताछ जो है वो लगभग 10 घंटे की करीब चली थी। मगर यहाँ पर बात करें कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, तो कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो लगातार कहीं ना कहीं ईडी को लेकर या फिर क्या है जांच एजेंसियों को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की। ये भी कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के जांच एजेंसियां जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को जानबूझकर इस तरीके से घेरने की कोशिश की है ताकि कांग्रेस पार्टी जो है वो खत्म हो सके। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन के माध्यम से एकजुट होते हुए नजर आए। और कल भी जब राहुल गांधी ईडी कार्यालय पहुंचे थे तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता थे वो भी उनके साथ चल पड़े थे और ईडी कार्यालय तक पहुंचने की पूरी कोशिश की गई थी। चौधरी अनिल कुमार जी की बात करें जो खुद दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने भी लगातार कहीं ना कहीं इसको लेकर आवाज उठाने की कोशिश की और यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि जब ईडी राहुल गांधी या फिर कहे सोनिया गांधी को बुलाएंगी तब तक ये प्रदर्शन और ज्यादा उग्र होता नजर आएगा। और कल जब राहुल गांधी ईडी कार्यालय पहुंचे तो कहीं ना कहीं उनके साथ कहते हैं प्रियंका वाड्रा भी जो थी वो भी मौजूद थी। सोमवार को भी प्रियंका वाड्रा
राहुल गांधी के साथ थी, मगर लगातार कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं हर तरीके से राहुल गांधी के बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ी हुई है। नहीं, अगर हम बात करें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, वो जरूर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं और केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं कटघरे में भी खड़ा कर दिया जा रहा है। मगर यहाँ बात करें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तो ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो यानी राहुल गांधी जो है वो युवाओं की आवाज को उठाने की कोशिश कर रहे थे और कांग्रेस जो है वो लगातार किसानों को मुद्दे को लेकर भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की गई थी, सदन के अंदर भी और सदन के बाहर भी। तो कहीं ना कहीं उस आवाज को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है ईडी के द्वारा। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी से जिस तरीके से पूछताछ की जा रही है उससे तो लगता है कि शायद राहुल गांधी के ऊपर सबसे ज्यादा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है, राहुल गांधी पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 2 दिन लगातार प्रदर्शन किया, आज भी उनका प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। देखिए, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर बात करें 2 दिन से लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं की बात करें, सांसदों की बात करें, विधायकों की बात करें, तमाम जो वो है वो कांग्रेस कार्यालय से लेकर ईडी कार्यालय तक लगातार कहीं ना कहीं प्रदर्शन किया जा रहा है। दिल्ली के अंदर नहीं पूरे देश के अंदर इस तरीके की आवाज उठती नजर आ रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो लगातार कहीं ना कहीं ईडी को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। कि ये भी कहा जा रहा है कि जो मनी जो पैसे का जो लेन देन है और केस के द्वारा कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को घेरने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम जो सवालों के जवाब है वो कांग्रेस पार्टी के पास है और राहुल गांधी से इसी सवालों को लेकर ईडी भी पूछताछ करती नजर आई। कल रात को भी लगभग 11 बजे करीब जो है वो राहुल गांधी से पूछताछ करते हुए रहे और लगातार कहीं ना कहीं राहुल गांधी जो है वो ये भी कहा है कि राहुल गांधी जो है वो ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे रहेगा, जिसकी वजह से ईडी जो है वो और ईडी इसीलिए आज भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी को बुलाया जा चुका है और कहीं ना कहीं उनको पूछताछ की जाएगी और लगातार सवालों की जो बौछार होगी ईडी के द्वारा वो फिर दोबारा से राहुल गांधी के साथ होगी। मगर देखना होगा अगर राहुल गांधी किस तरीके से जवाब देते हैं, क्योंकि 2 दिनों के जवाब ईडी जो है वो संतुष्ट होता हुआ नजर नहीं आया। जी ठीक है, ईडी संतुष्ट होता नजर नहीं आया। आज भी फिर से जो है राहुल गांधी पेश होने वाले हैं ईडी के समक्ष। कांग्रेस आज भी प्रदर्शन कर सकती है, इसको लेकर दिल्ली पुलिस की क्या कुछ अहम तैयारियां, क्योंकि पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से तमाम कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, कल देखा जिस तरीके से जो यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास, उनको किस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, ये जो चीजें हैं इससे बचने के लिए दिल्ली पुलिस की क्या तैयारियां हैं आज? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें राहुल गांधी को जिस तरीके से ईडी बुलाया जा रहा है और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, तमाम जो नेता है वो कहीं ना कहीं नाराज होते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी कहा जा रहा है कि ईडी का और जांच एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करें तो लगातार कल भी ये चीज देखने को मिलती, सोमवार को भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन देखने को मिलता। और दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की बात करें चौधरी अनिल कुमार की या फिर यूथ कांग्रेस के जो नेशनल अध्यक्ष हैं श्रीनिवासन जी, उनका भी बात करें या फिर और तमाम नेताओं की बात करें तो कहीं ना कहीं इसी बात को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि आज भी राहुल गांधी जब पेश होंगे 11 तो उनको लेकर भी कहीं ना कहीं आज भी प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। मगर दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस ने लगातार कांग्रेस का जो कार्यालय है तो उसको कहीं ना कहीं छावनी के तौर पर बदला हुआ है ताकि किसी को भी आने जाने की परमिशन न दी जा सके। मगर यहाँ से लेकर यानी कांग्रेस कार्यालय से लेकर ईडी कार्यालय तक लगातार सुरक्षा के इंतजाम किए जा चुके हैं और दिल्ली पुलिस जो है हर चौक पर या फिर हर चौराहे पर लगातार कहीं ना कहीं सुरक्षा की एक लेयर बना के खड़ी हुई है ताकि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर नहीं आ सके। और कल भी यही चीज देखने को मिली थी, जब भी कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे उनको अरेस्ट किया गया था, उनको कहते हैं हिरासत में लिया गया। चलिए, तो एक बार फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, संपर्क टूट गया है। लेकिन जिस तरीके से प्रवर्तन निदेशालय ने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र से जुड़े कथित धन संशोधन के मामले में राहुल गांधी को लगातार तीसरे दिन तलब किया है, अब देखना होगा कि आज क्या संतुष्ट हो पाएगी राहुल गांधी के जवाबों से ईडी, क्योंकि पिछले 2 दिन से एक ही जैसे जवाब कई सवालों के राहुल गांधी दे रहे हैं, जिसके बाद ईडी जो है वो जवाबों से संतुष्ट नहीं हो पा रही है, नहीं दिख रही है। और जब तक ईडी संतुष्ट नहीं होती जवाबों से तब तक लगातार उन्हें तलब किया जाएगा। अब देखना होगा कि आज के पूछताछ में किस तरीके से राहुल गांधी अपने सवालों का जवाब देते हैं। आपको बता दें कि आज तीसरा राउंड है उनसे पूछताछ का। पहले राउंड में 8.5 घंटे की पूछताछ उनसे हुई
उसके बाद दूसरे राउंड में कल ही उनसे 10 घंटे की पूछताछ हुई है और आज तीसरा राउंड है। अब देखना होगा कि आज के पूछताछ में क्या कुछ खास अहम निकलकर सामने आता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। चलिए, संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। राजीव, मैं एक बार फिर से यही जानना चाहूंगी आपसे कि संतुष्ट नहीं हो रही है ईडी जवाबों से। आज की जो कार्रवाई है, क्या लगता है कि आज की कार्रवाई में संतुष्टि मिल पाएगी ईडी को? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें राहुल गांधी के जवाबों से कहीं ना कहीं ईडी जो है वो पिछले 2 दिनों से कहीं ना कहीं संतुष्ट होती नजर नहीं आई और लगातार कहीं ना कहीं आज भी ईडी के द्वारा राहुल गांधी को पेश होने के लिए कहा गया है। और राहुल गांधी जवाब किस तरीके से देते हैं, क्योंकि कल जो जवाब दिए गए थे उससे कहीं ना कहीं ईडी भी संतुष्ट नहीं हो पाया। यहाँ तक कि जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे थे और यहाँ तक कि मनी का जो पैसे का लेन देन जो बताया जा रहा था उसको लेकर भी तमाम जो सवाल थे उनके जवाबों से कहीं ना कहीं राहुल गांधी बचने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए आज भी ईडी के द्वारा पेशी के लिए कहा गया है। मगर यहाँ पर बात करें पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से कार्रवाई देखने को मिल रही है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात करें, ये ईडी के द्वारा बात करें, राहुल गांधी को बार बार बुलाया जाता है, उसको लेकर बात करें तो लगातार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो केंद्र सरकार के ऊपर हमलावर होने की कोशिश कर रही है। मगर यहाँ पर बात करें राहुल गांधी को जब सुबह 11 बजे के करीब बुलाया गया था तो उससे कहीं ना कहीं लगभग 3 बजे के करीब, जो 3-3:30 बजे के करीब पूछताछ चली और उसके बाद में उनको फिर लंच के लिए फिर उन्हें छोड़ दिया गया। वो घर गए और उसके बाद में अपने दोबारा से खाना खा के वापस आए और फिर पूछताछ शुरू हुई और लगभग यही पूछताछ जो है वो लगभग रात 11 बजे के करीब चलती रही। मैं यानी कि सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं 10 घंटे की पूछताछ के बाद भी ईडी के हाथ में जो सबूत इतने नहीं लग पाए जितने उन्हें उम्मीद थी। मगर आज भी जो पूछताछ की जाएगी उनके जवाब राहुल गांधी किस तरीके से देंगे या जो डॉक्यूमेंट्स उनसे मांगे जा रहे हैं क्या वो डॉक्यूमेंट्स आज पेश करेंगे, ये तमाम सवालों के जवाब जो है वो राहुल गांधी की तरफ से आज दिए जा सकते हैं। मगर देखना होगा क्या आज की पूछताछ से क्या ईडी संतुष्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। मगर जरूर यही देखने का होगा कि राहुल गांधी के किस तरीके के जवाब होंगे और ईडी जो है वो किस तरीके से सबूतों को इकट्ठा कर पाता है, ये जरूर देखना कल होगा। कांग्रेस मुख्यालय के आसपास धारा 144 लागू की गई थी राजीव, आज किस तरीके से तैयारियां पुलिस की और क्या कुछ कहां-कहां धारा लगाई गई है और कार्यकर्ताओं के लिए कोई निर्देश क्या पुलिस ने दिए? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें सोमवार से ही दिल्ली पुलिस की तरफ से धारा 144 जो है कांग्रेस कार्यालय यानी मुख्यालय के बाहर बिल्कुल लगा दी गई है। जनपथ रोड की बात करें जहां से ज्ञान भवन शुरू होता है वहां से लेकर कहते हैं ईडी कार्यालय तक धारा 144 लगाई गई जा चुकी है और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को वहां पर इकट्ठा ना होने दिया जाए और जो उनका प्रदर्शन है वो ईडी कार्यालय तक नहीं जा सके। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता नजर आ रहा है, सत्याग्रह के नाम जरूर दिया गया है मगर यहाँ पर ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं काफी हद तक जो है दिल्ली पुलिस से टकराव होता हुआ नजर आया। कांग्रेस के अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जो है श्रीनिवासन की बात करें, यूथ कांग्रेस की बात करें तो तमाम जो कार्यकर्ता है, तमाम जो नेता है वो कहीं ना कहीं कल भी दिल्ली पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए, परसों भी दिल्ली पुलिस से भिड़ते हुए नजर आए। मगर कहीं ना कहीं ये की आवाज उठाई जा रही है कि ईडी का जो इस्तेमाल जो केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है वो उसके खिलाफ जो है वो इसी तरीके से सत्याग्रह के सामने खड़े रहेंगे। मगर देखना ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। राजधानी लाइव में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहां पर पिछले 2 शुक्रवार पूरे उत्तर प्रदेश पर भारी रहे हैं। दरअसल पिछले 2 शुक्रवारों में उत्तर प्रदेश में चाहे प्रयागराज हो, कानपुर हो या सहारनपुर, उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। लेकिन अब शुक्रवार को हुई प्रयागराज में हिंसा के मामले में पुलिस अब उपद्रवियों को पकड़ने के लिए उनके पोस्टर जारी करने वाली है। पुलिस पत्थरबाजी के दौरान की फोटो और वीडियो के जरिए हिंसा आगजनी में शामिल उपद्रवियों की पहचान करने में जुटी है। इनमें से कई लोगों की पहचान और गिरफ्तारी करने के लिए पुलिस उनके पोस्टर भी जारी करने वाली है। आपको बता दें कि प्रयागराज में शुक्रवार को पत्थरबाजी और आगजनी के साथ तोड़फोड़ करने के आरोप में पुलिस ने अब तक 92 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इसमें घटना का मास्टरमाइंड जावेद पंप भी शामिल है। पुलिस ने इस मामले में अलग अलग दर्ज एफआईआर में 70 नामजद और 5000 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। फिलहाल पुलिस अन्य आरोपियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी के लिए पोस्टर जारी करने वाली है। जानकारी के मुताबिक पुलिस अलग अलग जगह से प्राप्त हुए वीडियो फुटेज और फोटोज से आरोपियों की तस्वीरें बनाकर उसका पोस्टर जारी करेगी। जल्द ही पुलिस की तरफ से अटाला इलाके में पत्थरबाजी के साथ ही उपद्रव और आगजनी करने वालों के पोस्टर जारी हो सकते हैं। बहरहाल आने वाला शुक्रवार एक बार फिर से पुलिस के लिए चुनौती बन सकता है, लेकिन इस बार पुलिस भी पूरी तैयारी के साथ है। किसी भी हाल में माहौल खराब नहीं होने देने का जो दावा है वो एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने किया है। दरअसल बीते 2 शुक्रवार को प्रदेश के अलग अलग जिलों में माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी। अब इस बीच चाहे वो कानपुर हो, प्रयागराज और सहारनपुर, यहाँ सभी उपद्रवियों ने शुक्रवार की नमाज के बाद जमकर उत्पात मचाया था। ऐसे में आने वाला शुक्रवार पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। बुलेटिन में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात उत्तर प्रदेश की कर रहे थे, जहां पर प्रयागराज में जिस तरीके से शुक्रवार को हिंसा हुई, उस हिंसा में पुलिस आरोपियों के पोस्टर जारी करेगी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रयागराज से संवाददाता सुनील रघुवंशी हमारे साथ मौजूद हैं। सुनील, फिलहाल जिस तरीके से ये तमाम जानकारी दी गई है कि अब पोस्टर पुलिस जारी करेगी, उस पोस्टर में क्या कुछ जो तस्वीरें हैं उन पर आरोपियों की तस्वीरें होंगी, और कहा जा रहा है कि ये जो तस्वीरें जब वायरल की जाएंगी, जब पोस्टर जारी किया जाएगा, तो शायद हो सकता है कि जल्द से जल्द उनकी गिरफ्तारी हो सके। क्या कुछ अहम जानकारी? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद अटाला हिंसा कांड हुआ और उस हिंसा कांड में पूरे प्रयागराज संगम नगरी को दहलाने की कोशिश की, खराबा करने की कोशिश की। तो इसी के मद्देनजर जो भी वीडियो बनाए गए थे लोगों के द्वारा और पुलिस के द्वारा, तो उस वीडियो के द्वारा अब जो प्रयागराज की जो पुलिस है वो जो है चेज कर रही है, लोगों की पहचान कर रही है, और लोगों की पहचान करने के बाद उनके पोस्टर पूरे शहर में लगवाए जाएंगे ताकि लोगों को चिन्हित किया जा सके, और जो भी लोग हैं उनसे जो जुड़े हुए हैं, जो उनको पहचानने वाले हैं, वो कहीं ना कहीं से उनके बारे में पूरी जानकारी दें, पूरा डिटेल दें, जिससे कि उनको पुलिस पकड़ सके और पकड़ करके उनको विभिन्न धाराओं में विधिक कार्रवाई करके जेल भेज सके। जी अभी तक 92 लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है। सुनील, आगे किस तरीके से पुलिस कार्रवाई कर रही है?
जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि 92 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक 70 विभिन्न धाराओं में FIR हो चुकी है। 70 लोगों की गिरफ्तारी इसके पहले भी हो चुकी है और अभी तक कुल मिलाकर के 92 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 5000 लोग अज्ञात में नामजद हैं। किसी भी समय पुलिस जब पोस्टर लगेगा, जितने भी लोग चिन्हित होंगे तो उनको निश्चित रूप से पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेजेगी। ठीक है। अभी आज बुधवार हो गया है, कल गुरुवार होगा और एक बार फिर से परसों शुक्रवार आने वाला है, जुम्मे की नमाज एक बार फिर से होगी और ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि पिछले 2 शुक्रवारों की तरह ये शुक्रवार भी पुलिस के लिए चुनौती भरा हो सकता है। जी देखिए, SSP अजय कुमार से बात हुई, उनका कहना है कि जो कमियां उस बार रह गई थी वो कमियां इस बार नहीं होने दी जाएंगी और इस बार ड्रोन से पूरी निगरानी रखी जाएगी। साथ में जितने धर्मगुरु हैं एक बार उनसे फिर से बात की जाएगी ताकि जावेद पंप जैसा कोई भी मास्टरमाइंड इस बार भर करके सामने ना आए। हालांकि जावेद पंप जो मास्टरमाइंड था वो भी इस समय जेल में है और उसकी जो एक अर्जी है, अभी इसके पहले 6 लोगों की अर्जी थी वो खारिज हुई है, फिर कल 10 लोगों की अर्जी हाईकोर्ट ने खारिज किया है। तो इस तरीके से करके जितने भी मास्टरमाइंड है उनको जो है पुलिस अंदर ले जाने का प्रयास कर रही है और साथ ही साथ पूरा का पूरा फोकस रखेगी, कहीं भी ज्यादा जरूरत से ज्यादा भीड़ इकट्ठा होने पाए और ये जो नाबालिग हैं, जो किशोर बच्चे हैं वो अगर आते हैं तो उनको सब रहेगा, ऐसा कहना SSP अजय कुमार प्रयागराज का है। जी ठीक है सुनील, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगली खबर पंजाब से, जहां पर सिद्धू मूसेवाला की जो हत्याकांड हुआ उसके बाद से लॉरेंस बिश्नोई पर लगातार वो रिमांड पर हैं और अब उन्हें पंजाब लाने का रास्ता पूरे तरीके से साफ हो चला है। लॉरेंस बिश्नोई को आज पंजाब लाया जाएगा, मानसा कोर्ट में उनकी पेशी है। उसे तिहाड़ जेल से पंजाब लाने की परमिशन पटियाला हाउस कोर्ट ने पुलिस को दे दी है। पुलिस मूसेवाला हत्याकांड में बिश्नोई से पूछताछ करेगी। कोर्ट के आदेश के बाद राज्य पुलिस अलर्ट हो गई है। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस ने मूसेवाला हत्याकांड में लॉरेंस का प्रोडक्शन वारंट मांगा था। पुलिस ने मानसा कोर्ट के अरेस्ट वारंट के साथ अदालत में गोल्डी बराड़, लॉरेंस गैंग और सचिन थापन की वो पोस्ट भी दिखाई जो सोशल मीडिया पर की गई थी। अब लॉरेंस बिश्नोई के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि गैंगस्टर को पंजाब में जान का खतरा है, राज्य की कानून व्यवस्था सही नहीं है, ऐसे में प्रोडक्शन वारंट ना दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने भी लॉरेंस की रिमांड की मांग की थी। पुलिस का कहना है कि आर्म्स एक्ट के तरह उसे भी काफी पूछताछ बाकी है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल आज लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब लाया जा रहा है और उनसे मानसा कोर्ट में उनकी पेशी होगी, क्या कुछ अहम जानकारी? जी मुस्कान, आपको बता दें कि देर सुबह अगर हम कहें या देर रात मानसा में उनकी पेशी ऑलरेडी कराई जा चुकी है। जी हाँ, अगर हम कहें कि कल जहाँ पे पहले अगर हम कहें दिल्ली कोर्ट से पहले उन्हें अरेस्ट कर लॉरेंस बिश्नोई को अरेस्ट करने की परमिशन मिली, तो उसके बाद में प्रोडक्शन वारंट को लेकर फैसला तुर्की तक का गया था और उसके ऊपर ही बाद में सहमति जता दी गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने पहले आश्वासन दिया कि हमारे पास 12 गाड़ियों का काफिला है, जिसमें 2 गाड़ियां बुलेट प्रूफ है, उसके आगे गाड़ियां चलेंगी जो रूट क्लियर करवाएंगी और साथ ही साथ हर एक पहलू को किया जाएगा कि लॉरेंस बिश्नोई को किसी तरह का खतरा नहीं आएगा। इसके बाद उनके प्रोडक्शन वारंट को अप्रूव कर दिया गया था और कल अगर हम कहें कि देर रात दिल्ली से गाड़ियां चली थी और यहाँ पे देर रात मानसा डायरेक्ट गाड़ियां पहुंची, पुलिस की काफिला पहुंचा, जहाँ पे मानसा में उन्हें पेश किया, मानसा कोर्ट में उन्हें पेश किया गया, जहाँ पे 7 दिन की पुलिस रिमांड में लॉरेंस बिश्नोई को भेज दिया गया। मानसा से अगर हम कहें कि खरड़ के लिए काफिला रवाना है और कुछ देर में खरड़ पहुंच भी जाएगा। कि अभी काफिला लांडरा के पास पहुंचे और कुछ देर में खरड़ CISF के जो अगर हम कहें दफ्तर है वहां पर जो CISF की जेल है वहां पे उन्हें रखा जाएगा, वहीं पर 7 दिन तक उनसे पूछताछ की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि एक लंबा अरसे या फिर हम कहें बहुत ट्राइल्स के बाद लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस पंजाब में ले आई है और अब सिद्धू मूसेवाला मर्डर से काफी ज्यादा उनके तार जुड़े नजर आ रही। तो पे उनके गैंग ने क्लेम लिया था या फिर हम कहें कि गोल्डी बराड़ ने क्लेम लिया था कि उन्होंने ही सिद्धू मूसेवाले को मरवाया है, उन्होंने ही उसे मारा है। उसको लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे, लगातार ही पूछताछ चल रही थी, लगातार ही कई लोगों को अरेस्ट किया जा रहा था। पर इस सब में की कंस्पिरेटर के तौर पर किसी तौर पे कहें कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं उनकी बहुत बड़ी भूमिका इसमें है। तो इसके बाद फाइनली अगर हम कहें कि कल पंजाब पुलिस उन्हें पंजाब लाने में कामयाब हो पाई है, कोर्ट से भी 7 दिन की पुलिस रिमांड मिल चुकी है। तो अगले 7 दिन या फिर हम कहें कुछ देर में जब खरड़ पहुंच जाएंगे वहां से उनकी पूछताछ शुरू हो जाएगी और अगले 7 दिन में जितने भी जरूरी
अगर हम कहें कि पहलू है इसके ऊपर उससे पूछताछ की जाएगी, क्योंकि गैंग उनका है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बिश्नोई गैंग सीधे तौर पे क्लेम किया है कि उन्होंने स्नूस वाला मर्डर करवाया। तो उसमें ये देखना होगा कि उसमें लॉरेंस बिश्नोई का कितनी भूमिका रही है। किसी तौर पुलिस ये बोलती नजर आ रही है कि मेन कॉन्स्पिरेटर या फिर हम कहें कि मेन ऑर्डर सिद्धू मूसेवाले को मरवाने के मेन ऑर्डर खुद लॉरेंस बिश्नोई ने दिए हैं। पर वहीं लॉरेंस बिश्नोई इस बात अमित, की लेकिन जिस तरीके से नजर अगर आ रहे बात हैं। की जाए लॉरेंस बिश्नोई की, तो उनके वकील ने कहा था कि पंजाब में कानून व्यवस्था सही नहीं है और उनको जान का खतरा है। इसको लेकर पुलिस ने क्या कुछ तैयारियां की है लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब में? जी उसका देखिए, इसी चीज को लेके पुलिस अपने साथ कम से कम 50 पुलिसकर्मी साथ गए थे, साथ साथ 12 गाड़ियों का काफिला गया था। इन 12 गाड़ियों में से 2 गाड़ियां बुलेट प्रूफ थी और बाकी गाड़ियां आगे और पीछे, अगर हम कहें कि रास्ता क्लियर कराने के लिए लगाई गई थी, और साथ साथ जिस रूट से जाना था उस पूरे रूट को क्लियर कराया गया पंजाब पुलिस के। ये चीज को कोर्ट में सुनिश्चित किया गया। बाकायदा पंजाब के अटॉर्नी जनरल अनुकूल रतन ने कोर्ट में बात क्लियर कट कही कि हमारे 50 पुलिसकर्मी, पंजाब के 50 पुलिसकर्मी यहाँ पे आए हैं, के साथ 12 गाड़ियां आई हैं और 12 गाड़ियों में से 2 गाड़ियां बुलेट गाड़ी हैं जिसमें लॉरेंस बिश्नोई को लेके जाया जाएगा। उसको पूरी तरह से क्लेम लेते हैं, किसी आश्वासन दिया उन्होंने कोर्ट में, रिटन में आश्वासन दिया है कि ठीक है लॉरेंस अमित। बिश्नोई को किसी तरह का भी खतरा नहीं आएगा। जी ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष हुआ एकजुट। ममता बनर्जी ने आज विपक्षी नेताओं को दिल्ली में बुलाई बैठक। कांग्रेस, एसपी, टीआरएस और नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत कई दल होंगे शामिल। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी के जवाबों से संतुष्ट नहीं दिखी ईडी। कई सवालों के एक जैसे दिए जवाब, आज भी किया गया तलब। कानपुर हिंसा की जांच में एसआईटी को मिले कई अहम सुराग, भाड़े पर बुलाए गए थे पत्थरबाज। और मूसेवाला हत्याकांड में आज लॉरेंस बिश्नोई की मानसा कोर्ट में होगी पेशी। पंजाब पुलिस के रिमांड में है लॉरेंस बिश्नोई। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो अब बात महाराष्ट्र की कर लेते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल महाराष्ट्र आगमन हुआ और वहां पर उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को महाराष्ट्र राजभवन में स्वतंत्रता संग्राम के दिग्गजों को समर्पित एक संग्रहालय क्रांतियों की गैलरी का अनावरण किया। महाराष्ट्र के तत्कालीन राज्यपाल सी विद्यासागर राव के कार्यकाल के दौरान अगस्त 2016 में राजभवन में एक भूमिगत तहखाना मिला था। तहखाने में गैलरी स्थापित की गई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ जुड़े हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल महाराष्ट्र में है, क्या कुछ अहम जानकारी?
मुस्कान जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल राजभवन में बने तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित क्रांति गाथा गैलरी का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र के तमाम वीर सपूतों को याद किया और खासकर छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज को याद करते हुए कहा कि उनके बलिदान को भूला नहीं जा सकता। जाने अनजाने में हम लोग सिर्फ आजादी की बात करके तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको भूल जाते हैं, लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि महाराष्ट्र से भी कई स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की आहुति देकर देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। इस दौरान महाराष्ट्र में तमाम तरह की जो विडंबना रही है, महाराष्ट्र ने जिस तरह से देश को कई तरह के समर्पण दिया है उसे भी भुलाया नहीं जा सकता है। लेकिन यह गैलरी जो बनाई गई है वो कहीं न कहीं देश को समर्पित है और महाराष्ट्र को समर्पित है, और महाराष्ट्र उन जवानों को समर्पित है, स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित है जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर महाराष्ट्र को न सिर्फ आजादी दिलाई बल्कि देश को भी आजादी दिलाई। ठीक है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम उद्धव ठाकरे के साथ मंच साझा किया और इस दौरान महाराष्ट्र की तारीफ भी उन्होंने की। बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए काफी लंबे समय बाद सीधे तौर पर कहा जाए तो उद्धव ठाकरे और पीएम मोदी की पहला यह मंच था जो एक साथ एक मंच पर दोनों लोग दिखे। इस दौरान जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हुई थी उसमें हनुमान चालीसा विवाद को लेकर लगातार शिवसेना और बीजेपी के बीच की दूरियां बढ़ गई थी। यह माना जा रहा था कि शिवसेना और बीजेपी एक मंच पे कभी नहीं होंगे, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई का दौरा किया, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई का यह दूसरी बार दौरा है 2022 का, जब लता मंगेशकर अवार्ड के दौरान वह जो है पहुंचे थे, लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे से उनकी मुलाकात नहीं हुई। लेकिन कल की मुलाकात यह माना जा रहा है कि सीएम उद्धव ठाकरे और नरेंद्र मोदी ने काफी देर तक बातचीत भी की। इस दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। नरेंद्र मोदी जी ने सीधे तौर पर इस पूरे मुलाकात को जमकर सराहा और कहा कि महाराष्ट्र ने देश को बहुत कुछ दिया है और आने वाले समय में महाराष्ट्र का जो डेवलपमेंट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह हो रहा है, जिसमें मुंबई सपनों का शहर एक है। लेकिन मुंबई के अलावा भी तमाम जो महाराष्ट्र के शहर है उससे भी डेवलप करने का काम लगातार जारी है और आने वाले समय में महाराष्ट्र को डेवलप करने के लिए वह लगातार मददगार साबित होंगे। प्रधानमंत्री की तारीफ पर उद्धव ठाकरे का कोई बयान, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया दी? बिल्कुल, देखिए पहली मुलाकात है और इस मुलाकात के बीच जिस तरह से माना जा रहा था कि भाजपा और शिवसेना के बीच जो कड़वाहट है वो कहीं न कहीं कम हुई है। फिलहाल उद्धव ठाकरे के मंत्री की तरफ से कहा गया है कि यह मुलाकात अच्छी रही और ऐसा माना जा रहा है कि आगे जो संकेत मिले हैं वो महाराष्ट्र के विकास के लिए काफी अच्छा होगा। ठीक है। फिलहाल जिस तरीके से मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर लगातार बहुत बेहतर होता जा रहा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। इसी के साथ क्या कुछ कार्यक्रम में खास रहा? देखिए, प्रधानमंत्री का इशारा सिर्फ मुंबई की तरफ नहीं था, बल्कि प्रधानमंत्री का इशारा ये है कि मुंबई को डेवलप करने की जरूरत नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के कई ऐसे जिले हैं, खासकर उनका निशाना संभाजी नगर को लेकर था जो औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है। तो इस विकास की तरफ उनका मूड था और वो कहना चाहते थे कि औरंगाबाद को भी विकास की तरफ ले जाना जरूरी है। हालांकि महाराष्ट्र के कई ऐसे शहर है, चाहे पुणे हो, चाहे नासिक हो, चाहे औरंगाबाद हो, सोलापुर है, ऐसे कई शहर है जिसको डेवलप करने की बेहद जरूरत है। हालांकि मुंबई जरूर सपनों का शहर है, तमाम सेलिब्रिटी से लेकर तमाम उद्योगपति यहाँ रहते हैं, तमाम उद्योग कारखाने यहाँ पे हैं। लेकिन अगर महाराष्ट्र के कई अन्य जिलों में इस तरह का डेवलपमेंट होता है तो काफी लोग इससे विकासशील हो सकते हैं। इस तरह का संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। ठीक है सत्य प्रकाश, बने रहिए आप हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। तो बात मुंबई की करें तो जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल आगमन हुआ। ज्यादा जानकारी के लिए सत्यप्रकाश हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल कल जिस तरीके से ये कार्यक्रम रहा, इसमें प्रधानमंत्री ने छत्रपति शिवाजी और संभाजी पर भी प्रकाश डाला, उनके जीवन पर, और उनके बारे में भी अहम बातें कही। बिल्कुल मुस्कान जी, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज को भी याद किया और कहा कि जब हम आजादी की बात करते हैं तो सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज को नहीं बल्कि अन्य जो स्वतंत्रता सेनानी है उन्हें भी याद करना चाहिए। उनका भी बलिदान बेहद अहम है। अब ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज जिस तरह से पूरे देश के प्रेरणा स्रोत है, ऐसे कई लोग भी हैं जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाकर देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन इस बीच उन्होंने संत तुकाराम को भी याद किया, जिसका कल अनावरण किया गया मंदिर का। तो इस तरह की जो प्रतिभा वाले तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी है उन्हें याद करना चाहिए। उनके प्रेरणा जो है, आज छत्रपति शिवाजी महाराज को महाराष्ट्र में याद किया जाता है। उनकी वीर गाथा को लोग जो है अपनी प्रेरणा स्रोत मानकर उन्हें याद करते हैं और उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। तो ऐसे में सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज नहीं बल्कि संत तुकाराम को भी याद किया और बताया कि किस तरह से उन्होंने देश की आजादी और लोगों के मन में प्रेरणा स्रोत बनकर रह रहे हैं। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब रुख हिमाचल प्रदेश का कर लेते हैं, जहां पर ड्रोन नीति लागू की जा रही है। अब इस ड्रोन नीति से सरकारी सेवाओं की डिलीवरी जो है वो और ज्यादा आसान हो जाएगी। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में ड्रोन सेवा सेक्टर के माध्यम से सरकारी सेवाओं की डिलीवरी और ज्यादा आसान होने वाली है। इतना ही नहीं, ड्रोन नीति लागू करने वाला हिमाचल पहला राज्य है। अब पूरे देश में 2023-24 में इस सेक्टर से 30,000 करोड़ का टर्नओवर होने का अनुमान है। ऐसा आंकलन है कि साल 2026 तक इस सेक्टर में 15% या इससे अधिक ग्रोथ होगी। प्रदेश में ड्रोन नीति को लागू कर दिया है। इस संबंध में सोमवार को प्रधान सचिव IT रजनीश की ओर से अधिसूचना भी जारी की गई। हाल ही में प्रदेश मंत्रिमंडल ने नीति को लागू करने की मंजूरी दी थी। अब हिमाचल की चीन से सटी सीमाओं की ओर बेहतर तरीके से निगरानी हो सकेगी। यही नहीं, दूसरे राज्यों से लगती सीमाओं की गतिविधियों की भी ड्रोन से निगरानी हो सकेगी। सुरक्षा के अलावा कानून के क्रियान्वयन के में सहयोग होगा। भीड़ भड़ाके वाले क्षेत्रों की सर्विलांस संभव होगी और ट्रैफिक की रियल टाइम निगरानी भी हो पाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से ड्रोन नीति लागू कर दी गई है हिमाचल प्रदेश में, कितना खास अहम रहने वाला है इसका? जो लागू करने वाला है पॉलिसी लाई थी, तभी ने कहा देश के राज्यों को इसे लागू करना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में इससे बहुत ज्यादा लाभ जो है राज्य को मिलेगा। तो ये जो देश का जो पहला राज्य हिमाचल ड्रोन नीति लागू करने वाला बन गया है। इससे पहले जो हिमाचल ने है ड्रोन सेक्टर में जो विभिन्न के जो प्रयोग भी किए हैं कि किस तरह से ये सफल रहेगा। जैसे आपको बताएं, कृषि उपकरण है या कृषि के जो बीज है या कृषि क्षेत्रों कृषि जो खेत है वहां पे जो ड्रोन के जरिए जो छिड़काव है फफूंदीनाशक या फिर कीटनाशकों का, इस तरह के जो प्रयोग है वो हिमाचल पहले कर चुका है ड्रोन नीति लागू करने से पहले। तो आप देखेंगे कि जो हिमाचल है वो जो विभिन्न विभाग है हिमाचल सरकार के, उन विभागों में जो है ड्रोन की सहायता अलग अलग क्षेत्रों में लेने जा रहा है। जैसे GIS प्रमाणीकरण के लिए या रोड मैपिंग के लिए या फिर आप देखिए सीमाओं की सुरक्षा के लिए, सीमाओं की चौकसी के लिए अलग अलग जगहों पर जो है ड्रोन की जो है मदद ली जा रही है। और इसके लिए बताएं कि इसकी जो ड्रोन नीति जो लागू की है हिमाचल ने, इसके अलावा जो है शाहपुर में जो पहला जो प्रशिक्षण स्कूल खोला गया है ड्रोन का, इसमें जो है ड्रोन चलाने का जो प्रशिक्षण दिया जाएगा, 7 दिन का ये कोर्स होगा। और इसको करने के बाद जो है बच्चे वो ड्रोन के जो ड्रोन सेक्टर में जो है वो अपना करियर भी बना सकेंगे। ठीक है, ड्रोन सेक्टर में करियर भी बनेगा, लेकिन इसको लेकर यह भी कहा जा रहा है कि चीन की सीमाएं हैं या फिर दूसरे राज्यों से सटी जो सीमाएं हैं उसकी भी निगरानी बेहतर हो पाएगी। बिल्कुल कहा गया है कि रियल टाइम निगरानी जो है इससे बहुत बेहतर हो सकेगी।
चीन के साथ जो लगती सीमाएं हैं, या जम्मू कश्मीर के साथ हमारी जो सीमाएं लगती हैं, पंजाब के साथ लगती हैं, उन सीमाओं की जो है चौकसी बेहतर तरीके से हो सकेगी। आपको पहले भी बताएं कि शिमला में एक वाकया हुआ था कि जहाँ पे आईजीएमसी जब एक मरीज को लेकर गए थे पुलिस वाले, तो वो भाग गया था यहाँ से, जो वो अंडर ट्रायल था और वो यहाँ से भाग गया था। उसको ड्रोन की मदद से शिमला पुलिस ने पकड़ा था। तो उस समय भी ये कहा गया था कि जो हिमाचल पुलिस है वो भी ड्रोन की सहायता लेगी अपने विभिन्न कार्यों में। और इससे पहले अगर बताएं, जब बास का निवारण हिमाचल में किया गया था, तब भी जो मालरोड है इसकी निगरानी ड्रोन के माध्यम से की गई थी। और लोगों में भी देखा गया कि ड्रोन के जरिए जो है लोग भी ये थोड़ा सा सतर्क हो जाते हैं कि उनकी निगरानी की जा रही है। तो ऐसे में जो ड्रोन विभिन्न जगहों पर जो ड्रोन से निगरानी की जाएगी, या आपात स्थिति में इसकी मदद ली जाएगी, या सामान और दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचाना है या दवाइयां पहुंचानी, क्योंकि इसके लिए पहले भी ट्रायल हिमाचल सरकार कर चुकी है। तो ऐसे में जो ड्रोन नीति है वो जो लागू हुई है, और उसके बाद जो कल इसका अधिसूचना जो जारी की गई है, इसके बाद जो है विभिन्न विभागों में आप हिमाचल के जो है ड्रोन के जो वो है उपयोग है वो देख सकेंगे। ड्रोन का जो सहायता है उससे विभिन्न विभागों में की जाएगी। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग विभागों में ये जो जिम्मेदारी दी गई है, ड्रोन जो है जो सेक्टर बनाया गया है अब एक अलग, इसमें सरकारी सेवाओं की डिलीवरी तो होगी ही, और जो कहा जा रहा है कि निगरानी भी बेहतर तरीके से होगी, लेकिन युवा अपना इसमें भविष्य किस तरीके से तराश सकते हैं? सरकार ने जो कैबिनेट उसके बाद जो है वो भी शाहपुर में पहला प्रशिक्षण स्कूल खोला गया था। इसी को ध्यान में रखते हुए कि जो ड्रोन का सेक्टर आने वाले, क्योंकि सरकार का कहना है कि आने वाले जो दिन है वो ड्रोन के दिन होंगे, क्योंकि ड्रोन की सारी चीजों के सारे जो है विभागों में जो है उपयोग में लाया जाएगा। और उसके जो है, चाहे आप लैंड रिकॉर्ड है, चाहे आपकी पर्यटन से संबंधित कोई भी समस्या, या पुलिस से संबंधित कोई भी विभाग हो, सारे में जो है ड्रोन की सहायता ली जाएगी। तो ऐसे में जो है इसको चलाने के लिए भी, अगर मैं आपको बताऊं कि वैसे तो जो है 250 ग्राम से लेकर 2 किलोग्राम तक का जो ड्रोन है, उसको चलाने के लिए किसी प्रकार के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उससे जो भारी उससे ज्यादा है, जो प्रोफेशनल यूज में जो ड्रोन आएंगे, उसके लिए जो है लाइसेंस की जरूरत होगी। और उसके लिए जो 7 दिन का प्रशिक्षण कोर्स है वो भी करवाया जा रहा है। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अभी जो ड्रोन है, ड्रोन चलाने वाले जो बच्चे हैं हिमाचल में, वो काफी कम है। तो ऐसे में जो है कि हिमाचल जो सरकार है वो विभिन्न बच्चों को जो है करियर बनाने के लिए प्रशिक्षण देगी। 7 दिन का ये कोर्स होगा। उसके बाद जो उनको लाइसेंस मिलेगा, उसके बाद जो है वो विभिन्न विभागों में जाके अप्लाई कर सकेंगे कि उन्हें ड्रोन चलाना आता है, और उनमें उसकी विभिन्न जो ड्रोन की जो विभिन्न चलाने की क्षमता है, या उससे जो विभिन्न तरह के काम लेने हैं, उसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। और उसके हिसाब से ही बच्चे जो है इसमें अपना करियर भी बना सकते हैं। ठीक है टीना जी, बने रहिए आप हमारे साथ, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात हिमाचल प्रदेश की करें तो जानकारी के लिए टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से अब ये कहा जा रहा है कि पहला राज्य बना है ड्रोन नीति लागू करने वाला हिमाचल, अब जिस तरीके से पहला राज्य बना है, काफी बड़ी उपलब्धि है ये हिमाचल प्रदेश के लिए। इसका क्या आने वाले चुनावों में फायदा मिलेगा बीजेपी को? जो भौगोलिक स्थितियां हैं, उससे जो है वनों की निगरानी या फिर नदियों के किनारों की निगरानी, जहाँ पे अवैध खनन होता है, वो काफी मुश्किल भरा काम था। और इसमें जो पुलिस को भी और जो फॉरेस्ट के लोग हैं उनको भी काफी मुश्किल आती थी। और जंगल में जब आग लग जाती थी, काफी जगह ऐसा होता था कि जहाँ तक
लोगों तक पहुंच पाना या गाड़ियों तक पहुंच पाना मुश्किल होगा। तो ऐसे में इसकी जो है अभी जो है इसको ट्रायल किया गया है कि सहायता ली जाएगी, ड्रोन की सहायता से जंगलों में लगी आग को बुझाया जाएगा, या फिर जो है अवैध खनन पे निगरानी रखी जा सकेगी, या वनों की जो निगरानी है वो की जा सकेगी। तो ऐसे में जो है सरकार इस नीति को जो जल्द लागू किया है उसके पीछे ये भी कारण है कि वो जरूर इस जो है इसका जो लाभ है वो जो आने वाले चुनाव में लेना चाहेगी, क्योंकि ये एक बड़ी पॉलिसी है और केंद्र सरकार से भी इसके लिए बड़ी एक सहायता हिमाचल सरकार को मिलेगी। और इसलिए जो है देखेंगे कि प्रदेश सरकार ने जल्द ही ये नीति जब पिछली कैबिनेट में जब इसकी अप्रूव किया था उसके तुरंत बाद जो है कल ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। हालांकि देखा गया कि कई बार पॉलिसियां कैबिनेट में आ जाती हैं लेकिन उसके बाद जो अधिसूचना उसको जारी होने में काफी वक्त लगता है। लेकिन ड्रोन के लिए जो है आईटी के जो अधिकारी हैं उन्होंने काफी मशक्कत की है, जगह जगह इसके ट्रायल किए गए हैं, बहुत सारे इसमें काम किए गए हैं। इसके बाद इसको जो है पिछले कल ही इसकी अधिसूचना हिमाचल में जारी कर दी गई और अब आने वाले दिनों में देखना है कि लोग जो किसान हैं, बागवान हैं, क्योंकि अधिकतर तबका जो है हिमाचल में किसान और बागवान है, तो उसको बड़े स्तर पर सरकार कैसे सहायता पहुंचा पाती है, क्योंकि सरकार पहले भी कह चुकी है कि ड्रोन लेने के लिए भी वो 10 लाख तक का कर्जा इन किसानों बागवानों को देगी। तो ऐसे में देखने वाली बात है कि अगर इन लोगों को लगता है कि ड्रोन से उनके खेतों की निगरानी या खेतों का काम और आसान हो पाया है, तो निश्चित तौर पे भाजपा की जो सरकार है इस वक्त, उसको एक बड़ा लाभ आने वाले चुनाव में मिल सकता है। विपक्ष इस फैसले को किस तरीके से ले रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि विपक्ष पॉजिटिव चीजों को भी हमेशा उसकी आलोचना करता है, किरकिरी होती है। इस बार विपक्ष का क्या रुख है? विपक्ष की बात करें तो विपक्ष फिलहाल अभी इसमें कोई प्रतिक्रिया विपक्ष की तरफ से नहीं आई है, क्योंकि एक बड़ी पॉलिसी है और इसमें जो है सोच समझ कर ही उनको बयान भी देना होगा, क्योंकि सीधे सीधे किसानों बागवानों से जुड़ा मसला है, विभिन्न विभागों से जुड़ा मसला है, ट्रैफिक है, चाहे अपराध है, चाहे आप वनों की आग है, या फिर सीमाओं से सटी सुरक्षा की चौकसी, इसमें बहुत सारे मसले जुड़े हुए हैं। तो अभी तक जो है कोई बड़ी प्रतिक्रिया या छोटी प्रतिक्रिया कोई भी विपक्ष की तरफ से सामने ड्रोन पॉलिसी को लेकर नहीं आई है। हालांकि आने वाले दिनों में जो इसके लाभ होंगे या कुछ इससे कुछ मुश्किलें पैदा होंगी, उसके बाद ये देखने में आएगा कि विपक्ष इसके ऊपर क्या रुख करता है। ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो अब बात उत्तराखंड की कर लेते हैं, जहां पर कल से बजट सत्र जो है वो शुरू हुआ और कल ही पहला जो बजट है धामी सरकार का वो पेश किया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कोरोना से लगातार 2 सालों तक जूझने से धीमी पड़ी विकास कार्यों की गति अब तीसरे वर्ष में गति पकड़ेगी। पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक बजट में नई योजनाओं की झड़ी लगाने की बजाय बीते वर्षों से चल रहे अवस्थापना विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। आपको बता दें कि इस वर्ष 524 किलोमीटर लंबाई के मार्गों का नवनिर्माण होगा। विधानसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने 65,571 करोड़ का करमुक्त बजट पेश किया। बजट में खेती, किसानों, महिलाओं, युवाओं, वंचित वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 311.76 करोड़ की बड़ी राशि पलायन रोकने में गेम चेंजर की भूमिका निभा सकती है। जरा जानकारी के लिए देहरादून से संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ मौजूद है। अस्करी, फिलहाल जिस तरीके से कल बजट पेश किया गया, क्या कुछ इस बजट में अहम रहा और जनता क्या किस तरीके से इस बजट को ले रही है? देखिए मुस्कान, कल धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का 65,571 करोड़ 29 लाख रुपए का बजट पेश किया है। ये कहीं ना कहीं प्रदेश के जो वासी हैं उनके लिए काफी राहत भरी खबर है, क्योंकि अगर हम बात करें क्या कुछ खास रहा है इस बजट में, तो स्थानीय फसल प्रोत्साहन के लिए 7.5 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया गया है। अगर हम बात करें बागवानी मिशन की 17 करोड़ का प्रावधान बागवानी मिशन के लिए इस बजट में किया गया है। साथ ही स्वरोजगार के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दीनदयाल किसान कल्याण योजना के लिए 55 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी कड़ी में अगर हम बात करें अंत्योदय को जो 3 फ्री सिलेंडर दिए जाने की बात कही जा रही थी, उसमें 55 करोड़ 50 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। और अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत 310 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, क्योंकि प्रदेश का हर एक वासी 5 लाख रुपए तक का इलाज से मुफ्त करा सकता है। अगर हम बात करें क्योंकि सबसे बड़ी समस्या है प्रदेश में पलायन की रोकथाम के लिए 25 करोड़ रुपए की योजना के साथ जो है प्रदेश सरकार ने बजट में समावेश किया है। अगर हम बात करें जो सीमांत क्षेत्र है उनके विकास कार्यक्रमों की, तो 44 करोड़ 78 लाख रुपए का जो है इसमें प्रावधान किया गया है, क्योंकि एक
मुद्दा और प्रदेश में चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए प्रदेश सरकार ने अपने ही बजट में 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके साथ अगर हम बात करें, क्योंकि जो चंपावत क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय पड़ता है, शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय, उस चंपावत उस परिसर के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। साथ ही मुख्य विश्वविद्यालय में IT अकादमी को 5 करोड़ रुपए देने के साथ साथ ही ओपन जिम के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं तमाम जो हाइलाइट्स मैंने आपको बजट के बताई, प्रदेश की जनता के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छे साबित होने वाले हैं। हालांकि अगर हम बात करें कि किस तरह का ये बजट है, तो 65,571 करोड़ 29 लाख रुपए का बजट ये बेशक है, लेकिन ये व्यय बजट है जो खर्च होना है। और अगर हम बात करें आय बजट की, तो 63,000 करोड़ प्लस का बजट रहा है, क्योंकि 2,000 करोड़ के घाटे से अगर देखा जाए इसको कमर्शियल भाषा में, तो 63,000 करोड़ का जो बजट है, 2,000 करोड़ के घाटे से जो है ये बजट पेश किया गया है। तो कहीं ना कहीं खर्च ज्यादा है प्रदेश सरकार पर, और बजट जो है 2,000 करोड़ के घाटे से पेश किया गया है। लेकिन जिस तरह से प्रावधान किए गए हैं वो वाकई काबिल तारीफ है, क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरह से खुद संसदीय कार्य मंत्री हैं प्रेमचंद अग्रवाल साहब कहा है कि पहले हम ये पैसा खर्च करेंगे, उसके बाद केंद्र सरकार से अगली किस्त हमें मुहैया होगी। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में प्रदेश का तमाम जो विकासशील ढांचा है वो और बेहतर हो सकेगा। और अगर हम बात करें पलायन की, हम बात करें रोजगार की, हम बात करें कृषि से जुड़े हुए तमाम मामलों की, तो उनमें सुधार भी आएगा। मुस्कान, ठीक है, इस बजट को लेकर अब आम जनता की क्या राय है अस्करी? देखिए, आम जनता कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी कल बजट पेश हुआ है, धीरे धीरे ये इम्प्लीमेंट होगा, तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है उनमें एक तरह की उत्सुकता है कि आखिर कब तक हमें जो अंत्योदय राशन का जो कार्ड धारक हैं उनको कब तक जो है 3 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। इस तरह की बातें जो है अभी सब लोगों के जहन में है, और जो बात कही गई है क्या वो धरातल पर उतरेंगी, ये शंकाएं जरूर लोगों के जहन में है। लेकिन लोग इस बात की जरूर तारीफ कर रहे हैं कि प्रदेश सरकार ने जो आम राय शुमारी के बाद जो बजट पेश किया है, जिस तरह से जनसंवाद किया गया है साहब बजट पेश करने से पहले नैनीताल में भी और देहरादून में भी, तो कहीं ना कहीं ये एक बेहतर संकेत माना जा रहा है, क्योंकि तमाम जो लोग इसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें कि लोगों पर इसका क्या असर पड़ने वाला है, जाहिर है अगर ये तमाम चीजें जो डिस्कस की गई है, जिनके लिए बजट का प्रावधान रखा गया है, वो समय पर जो है मुहैया होता है लोगों को, तो कहीं ना कहीं जाहिर है लोग इससे काफी लाभान्वित होंगे। ठीक है अस्करी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे NB न्यूज़। नमस्कार।